हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज तपकरा, जिला जसपुर। आज इस वीडियो लेक्चर में यूरोपीय करेंसी मार्केट के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि एमए इकोनॉमिक्स 4th सेमेस्टर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत 4th यूनिट का टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम लोग यूरोपीय करेंसी मार्केट क्या है, यूरोपीय करेंसी मार्केट का कैसे उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये किस प्रकार से कार्य करती हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में इसकी क्या भूमिका है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूरोपीय करेंसी मार्केट क्या है? यूरो करेंसी मार्केट यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सबसे बड़ा बाजार है एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त में प्रमुख भूमिका अदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रमुख वित्तीय स्रोत के रूप में कार्य करता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका उद्भव 1920 के दशक में यूरो डॉलर बाजार के रूप में हुआ। अब यहाँ शब्द आ गया यूरो डॉलर, तो थोड़ा समझ लेते हैं यूरो डॉलर है क्या। यूरो डॉलर वास्तव में अमेरिकी डॉलर से कोई भिन्न करेंसी नहीं है। ये वे अमेरिकी डॉलर हैं जो अमेरिका के बाहर यूरोपीय बैंक में जमा रहते हैं, उसे यूरो डॉलर कहते हैं। इसलिए शुरुआत में इस मार्केट को यूरो डॉलर मार्केट के नाम से जाना जाता रहा। अब यूरोप के अलावा अन्य देशों में भी अमेरिकी डॉलर जो है बहुत अधिक मात्रा में जमा हो चुके हैं, जैसे जापान, कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर, अन्य देशों में। अब ये अमेरिकी डॉलर मात्र यूरोप के जो लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम, जूरिक, इसी में ही नहीं बल्कि एशिया के भी और आपका ब्राज़ील के भी देशों में या दक्षिण अफ्रीका के देशों में भी बड़ी मात्रा में ये जो अमेरिकी डॉलर है वो जमा हो चुके हैं, है ना। इसलिए हम इसे यूरो डॉलर मार्केट ना करके यूरो करेंसी मार्केट कह सकते हैं। अब ये यूरो डॉलर मार्केट में एशियन डॉलर मार्केट, यानी जो एशिया के जो देश में जो डॉलर जमा है तो एशियन डॉलर मार्केट हो गए वो। ब्राज़ील के बाजार में या बैंक में जो डॉलर जमा है तो यूरो डॉलर मार्केट हो गए। यूरो एन मार्केट यानी जापान में जो डॉलर जमा है तो यूरो एन मार्केट का रूप हो गया। फिर आपका जो यूरोप के जो देश हैं, जैसे लंदन में स्टर्लिंग पाउंड चलता है तो यूरो स्टर्लिंग हो गया। स्विट्जरलैंड में फ्रैंक, यूरो फ्रैंक हो गया। जर्मनी में यूरो डेस्मार्क हो गया। इस रूप में इन सबको मिला करके हम क्या कह सकते हैं, इसे यूरो करेंसी मार्केट अब कह सकते हैं। ठीक है, तो यूरो करेंसी मार्केट के अंतर्गत क्या हुआ, केवल यूरो यानी यूरोप के जो देश हैं या यूरोप के देश के जो शहर हैं, ठीक है, उनमें जो यूरो करेंसी जो जमा है वही बस शामिल नहीं होती। अब इसमें अमेरिकी डॉलर भी शामिल होती हैं। और इसके अलावा ये जो यूरो शब्द आया है, इसमें आप लोग ये भ्रमित ना होना कि यूरो करेंसी में जो 1999 में यूरोपीय यूनियन के कुछ देशों ने यूरो को अधिकृत मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया, तो उससे आप लोग इस यूरो करेंसी मार्केट के भ्रम में नहीं पड़ेंगे। इस यूरो करेंसी मार्केट में अमेरिकी डॉलर, जिसे हम यूरो डॉलर कहते हैं, और आपका यूरोप के जो देश में जो करेंसी चलती हैं वो और यूरो, इन सभी का क्या होता है, इस बाजार में लेन देन होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यूरो करेंसी मार्केट में कौन कौन भाग लेते हैं इसको समझ लेते हैं। तो यूरो करेंसी मार्केट में भाग लेने वाले में सभी देशों के वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक, कॉर्पोरेट उद्यम, सरकारी एवं अर्ध सरकारी एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बहुराष्ट्रीय जो संगठन होते हैं, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं, वो सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं यूरो डॉलर बाजार के उद्भव के क्या कारण हैं। यूरो डॉलर बाजार का उद्भव हम समझ चुके हैं कि 1920 की दशाब्दी में हुआ, जब यूएस डॉलर यूरोपीय बैंक में जमा करवाए जाते थे, जो उधार देने हेतु स्थानीय करेंसी में परिवर्तित वहाँ के बैंक के द्वारा किया जाता था। ठीक है, परंतु यूरो बाजार का जो वास्तविक विकास अगर हम देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुआ, और इसके विकास के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला कारण को हम यूएस सहायता का प्रवाह कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब युद्ध के बाद की अवधि में अमेरिका क्या हुआ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया, और उसने आर्थिक तथा सैनिक सहायता के रूप में
यूरोप के पुनर्वास पर बहुत अधिक धन खर्च किया। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के बैंकों में बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर हस्तांतरित हुए। यानी अमेरिका से जो डॉलर कहाँ आया, यूरोप के बैंकों में आया। और जो दूसरा कारण है शीत युद्ध। शीत युद्ध जो है 1950 के बाद के दशक में प्रारंभ हुआ। उसके परिणाम स्वरूप रूस तथा पूर्वी यूरोपीय सरकारों ने अपने जमा डॉलर अमेरिका से यूरोप के बैंकों में इस भय से हस्तांतरित कर दिए कि कहीं अमेरिका की सरकार उनके हस्तांतरण पर रोक न लगा दे। इन कारणों से क्या हुआ कि अमेरिका में जो डॉलर जो रूसी सरकार का जो जमा था वो यूरोप के बैंकों में हस्तांतरित हो गए। तीसरा जो कारण है उसे हम स्टर्लिंग के महत्व में गिरावट के रूप में समझ सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई। ब्रिटेन जो है एक कर्जदार देश बन गया। इसके परिणाम स्वरूप जो स्टर्लिंग है वित्तीय बाजार में अपना अधिकार जमाया हुआ था, उसका स्थान डॉलर ने ले लिया और स्टर्लिंग का महत्व घट गया। उसी समय ब्रिटिश विनिमय नियंत्रण एक्ट के अंतर्गत ब्रिटेन सरकार ने स्टर्लिंग क्षेत्र के बाहर के जो केंद्रीय बैंकों को जो स्टर्लिंग अनुदान दिया जाता था उस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके फलस्वरूप ये जो स्टर्लिंग क्षेत्र के बाहर के जो केंद्रीय बैंक थे यूरोप में वो डॉलर की ओर उन्मुख हुए। इसके कारण डॉलर क्या हुआ, सुदृढ़ हुआ। चौथा जो कारण है जिसे हम क्यू नियम कहते हैं, ये जो क्यू नियम है अमेरिकी फेडरल रिजर्व प्रणाली का नियम क्यू है, जिसके अंतर्गत अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी बैंकों में सावधि जमा पर दी जाने वाली ब्याज की दर की ऊपरी सीमा को निर्धारित कर दी। यानी उस सीमा से अधिक सावधि ब्याज दर नहीं बढ़ सकती। साथ ही इस नियम के अंतर्गत उन्होंने यह भी प्रावधान कर दिया कि 30 दिन तक की अवधि के लिए जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके कारण क्या हुआ, जमा जो है अमेरिकी बैंक में हतोत्साहित हो गया, जिसके फलस्वरूप अमेरिका के जो बैंक जो हैं वो अपनी शाखाएं यूरोप में खोले ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलाने के लिए उनको डॉलर जमा करने के लिए आकर्षित कर सके। और जो अमेरिका के जो नागरिक थे या जो विदेशी जिनके पास डॉलर थे, जो लेन देन ज़रूरत से उनके पास ज़्यादा थे, उनकी लेन देन जरूरत को पूरा करने के पश्चात जो बच गए थे, ऐसे डॉलर को वो अमेरिका के बैंक में जमा न करके यूरोप के बैंक में जमा करने के लिए उन्मुख हुए, क्योंकि यूरोप के बैंक में उनको अधिक ब्याज मिल रहा था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अमेरिका से डॉलर जो है यूरोप के बैंक की ओर हस्तांतरण हुआ। इन कारणों से पांचवा जो उपाय है अन्य यूएस उपाय, इसके अंतर्गत क्या हुआ, उस समय ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतियोगिता में अमेरिकी बैंकों के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि अमेरिका में जो है महंगी मौद्रिक नीति को अपनाना पड़ा, जिसके कारण महंगी मौद्रिक नीति होने के कारण क्या हुआ, ब्याज दर जो है बढ़ गया। तो ब्याज दर अधिक बढ़ गया तो उस समय क्या हुआ, डॉलर की मांग बाजार में कम हो गई। तो अमेरिका में जब डॉलर की मांग कम हो गई तो उस मांग को पूरी करने के लिए फिर यूरो डॉलर बाजार से मतलब यूरोप से फिर क्या हुआ, उधारी लेना शुरू किया अमेरिका के द्वारा। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये डॉलर का फ्लो अमेरिका से आपका पहले यूरोप में हुआ, फिर यूरोप से फिर अमेरिका में आना हुआ। तो इस तरीके से ये जो यूरो डॉलर बाजार जो है विकसित होते गया। फिर जो सातवां पॉइंट है पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर किसे कहते हैं, 1973 में क्या हुआ, जब तेल की कीमतों में बहुत वृद्धि होने के कारण जो विश्व के तेल उत्पादक देश हैं उनकी आय में अत्यधिक वृद्धि हो गई और जिसके कारण उनको डॉलर के रूप में आय प्राप्त हुआ। इसी को हम पेट्रो डॉलर कहते हैं। और ये पेट्रो डॉलर को क्या किए वो लोग यूरोपीय बैंक में जमा करते रहे। इससे यूरो डॉलर बाजार का विस्तार होते गया। उसके पश्चात ये जो नव प्रवर्तक बैंकिंग है, इसका तात्पर्य है कि उस समय क्या हुआ, कई प्रकार की बैंक जो है स्थापित होते गई, अस्तित्व में आई और इनकी भी कार्यप्रणाली क्या थी, जो यूरोप की बैंकिंग कार्यप्रणाली थी उसी के प्रकार की ही थी। जिससे क्या हुआ, अमेरिकी डॉलर जो है यूरोप के बैंकों में बढ़ते गया। तो इन कारणों से क्या हुआ, यूरोपीय डॉलर बाजार जो है विकसित होते गया।
अब हम समझ लेते हैं यूरो डॉलर की बाजार की क्या विशेषताएं हैं। यूरो डॉलर बाजार की पहली जो विशेषताएं हैं कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। यूरो डॉलर बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार है जो समस्त विश्व से डॉलर जमा करना स्वीकार करता है और डॉलर में उधार देता है। दूसरा जो है ये स्वतंत्र बाजार है। यह मुक्त और स्वतंत्र बाजार है जो किसी मौद्रिक अधिकारी के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है। तीसरा, यह जो बाजार है थोक बाजार है जिसमें प्रायः $1 मिलियन से ऊपर अमेरिकी डॉलर खरीदे और बेचे जाते हैं। इसलिए ये जो यूरो डॉलर बाजार को या यूरो करेंसी बाजार को हम थोक बाजार कहते हैं। ये जो बाजार है प्रतियोगी बाजार है क्योंकि इसमें डॉलर की पूर्ति और जो मांग है, डॉलर की पूर्ति और जो मांग है वो यूरोपीय बैंकों की ब्याज की दर में परिवर्तन पर निर्भर करते हैं। इसलिए यह बाजार प्रतियोगी बाजार है। अल्पकालीन बाजार है। यह एक अल्पकालीन बाजार है क्योंकि इसमें जो डॉलर जमा होती हैं वो प्रायः 1 वर्ष की अवधि में स्वीकृत की जाती हैं और उन पर ब्याज दिया जाता है। मध्यकालीन कोषों के रूप में भी हो सकती है लेकिन वो 2 से 3 वर्ष तक की हो सकती है। और यह अंतर बैंक बाजार है। इसमें यूरोपीय बैंक एक दूसरे से डॉलर तथा यूरो और यूरो करेंसियाँ उधार लेते हैं और देते हैं। इस प्रकार इनकी विशेषताएं हो गई है। अब ये कैसे कार्य करती है यूरो डॉलर बाजार, इसको हम समझ लेते हैं। तो यूरो डॉलर बाजार जो है बहुत व्यापक तथा जटिल है जो कि अल्पकालीन तथा मध्यकालीन कोषों को एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरित करने का साधन है। यानी इस बाजार के माध्यम से जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो है एक कोष से दूसरे कोष में हस्तांतरित होती हैं। अब ये कैसे हस्तांतरित होती है जरा हम समझते हैं। यूरोपीय बैंक के कोष में आते हैं। कैसे आते हैं? अमेरिका के कमर्शियल बैंक अथवा निवासियों के माध्यम से, या अन्य देशों के कमर्शियल बैंक अथवा निवासियों के माध्यम से हस्तांतरित होकर के यूरोपीय बैंक में आते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय निपटारे कोई इंटरनेशनल अगर सेटलमेंट है उसे पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक प्रत्यक्षता अथवा बैंक के माध्यम से क्या करते हैं, उस राशि को, उस विदेशी मुद्रा को यूरोपीय बैंक के कोष में जमा कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये जो यूरोपीय डॉलर बाजार में जो कोष यूरोपीय बैंक के कोष में आते हैं, अब ये कोष में तो पैसा आ गया, अब इसको फिर यहाँ से क्या होगा, उधार लेने वाले को यूरो करेंसी फिर यहाँ से दिए जाते हैं। और इस बाजार में जो अतिरिक्त जो अगर मान लो मुद्रा है उसका किस तरीके से प्रबंध होता है, तो इसका प्रबंध होता है एक तत्काल, स्पॉट और दूसरा अग्रिम विनिमय बाजार के आधार पर। तत्काल मतलब जो उस, यानी यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, ये जो यूरो डॉलर बाजार है यहाँ पर जो करेंसी है वो तत्काल जो उस समय जो रेट होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो रेट होगा उस रेट पर क्या हो सकता है, मुद्रा को खरीदा या बेचा जा सकता है। या फिर अग्रिम विनिमय दर के आधार पर, यानी अग्रिम विनिमय दर मतलब 30 दिन के बाद या 60 दिन के बाद या 90 दिन के बाद क्या होगा, एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन उसका पेमेंट या भुगतान क्या होगा, एक अवधि के बाद होगा, तो उसे हम अग्रिम विनिमय दर कहेंगे। और उस समय जो विनिमय दर होगा उसके आधार पर नहीं होगा, बल्कि जो एग्रीमेंट हुआ है उस दर पर होगा, इसको अग्रिम विनिमय दर कहते हैं। तो इन दोनों के आधार पर भी क्या होता है, खरीदी और बिक्री होती है यूरो डॉलर की या यूरो करेंसी की। और एक इंटरबैंक माध्यम से भी होती है। इंटरबैंक मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या होता है, यूरो डॉलर को या यूरो करेंसी को खरीदी जा सकती है या बेची जा सकती है। इस प्रकार से इसकी कार्य पद्धति होगी। अब इसके पश्चात हम समझ लेते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में इसकी क्या भूमिका है। तो यूरोपीय करेंसी बाजार जो है वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके प्रमुख कार्यों में क्या है कि अमेरिकी डॉलरों का क्या करता है, ये निवेश करता है। यानी अमेरिकी डॉलर क्या होते हैं, यूरोपीय बैंक में आते हैं और फिर उसे वो उधार देने का काम करते हैं। अल्पकालीन या मध्यकालीन कोषों को समस्त संसार को हस्तांतरित करने का कार्य करता है और अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर यह उधार देता है। ये प्रमुख कार्य हो गए। इसके कुछ धनात्मक प्रभाव होते हैं। क्या प्रभाव है कि इस बाजार से जो अंतर्राष्ट्रीय तरलता की जो समस्या थी उसका समाधान हुआ, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी की गतिशीलता बढ़ी, भुगतान शेष घाटे और अतिरेक का वित्त प्रबंध करने में
ये जो बाजार है वो सहायक हुआ। ये धनात्मक प्रभाव के अलावा इसके कुछ ऋणात्मक प्रभाव भी हुए। कैसे? यदि कोई देश स्फीति को कंट्रोल करना चाहता है तो क्या करेगा? कठोर मौद्रिक नीति का पालन करेगा। और अगर उसी समय अल्पकालीन पूंजी का कहीं अंतर प्रभाव उस देश में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। तो यानी वो जो कठोर मौद्रिक नीति का पालन करके मुद्रा की पूर्ति को कम करना चाह रहा है, लेकिन अल्पकालीन पूंजी के अंतर प्रवाह से क्या हुआ? वो नीति निष्फल हो सकती है। तो ये ऋणात्मक प्रभाव हो गए उस देश में। अगर वो देश, कोई देश बेरोजगारी को दूर करने के लिए सुलभ मौद्रिक नीति मतलब कम ब्याज दर वाली मौद्रिक नीति को अपनाए, तो अगर उसी समय क्या होगा? पूंजी का वहाँ से बहिर्प्रवाह हो जाए। यानी अगर मुद्रा की पूर्ति को तो बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ से पूंजी का बहिर्प्रवाह कहाँ हो गया? यूरोपीय डॉलर बाजार में हो गया। तो क्या होगा? ये नीति उस देश के लिए निष्फल हो जाएगी। और इसके संदर्भ में फ्रीडमैन ने कहा है कि इस बाजार से यद्यपि डॉलर की पूर्ति तो बढ़ी है, लेकिन क्या हुआ? मुद्रा स्फीति उससे कहीं ज़्यादा बढ़ी है। तो ये जो बाजार है उसका फायदा जो है विकसित देशों को ज़्यादा हुआ है। यद्यपि यह विकासशील देशों की बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटा को पूरा करने में भी सहायता दी है, फिर भी जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वो अधिक उधार प्राप्त नहीं कर पाई हैं। तो इस प्रकार हम ये आज के लेक्चर से यूरो डॉलर बाजार क्या है, यूरो करेंसी मार्केट अब इसे हम क्यों कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये कैसे कार्य करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में इसकी क्या भूमिका है, इसको हम समझ पाए। मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थी जो है इस टॉपिक को समझ पाए हैं। थैंक यू वेरी मच।